14वीं सदी में दूसरे बलोच कबीलों की तरह खोसे भी डेरा गाजी खान के इलाके में आकर आबाद हुए। इस कबीले की एक शाख सखर और सिंध में भी आबाद है। रुझान के मशरक में इस कबीले का एक फर्द बलील खान डेरा गाजी खान में आकर आबाद हुआ। उसने अपने कबीले का पड़ाव एक ऐसे पहाड़ पर डाला जिसका नाम बाद में कोहे बलील पड़ गया। उनके करीब ही किथरानों का कबीला भी आबाद था। बाद दोनों कबाइल पहाड़ों से मैदानी इलाके में उतर आए। गाजी खान मिरानी ने बलील खान को लगाम माफ कर दिया। खोसों को मैदानी इलाके में आकर आबाद होने में खासा वक्त लगा। बिलाखिर वो लुन टिब्बी जिला डेरा गाजी खान में आबाद हो गए। खोसों का ज्यादातर वक्त कबायली लड़ाइयों में ही गुजरा। उनके सबसे बड़े दुश्मन मिरानी थे। खोसों ने उनके खिलाफ भरपूर हमला किया और उनके लीडरों को कैदी बना लिया। मिरानियों के 3 सरदारों की बेटियों से खोसों ने शादी कर ली ताकि वो खोसों की हाकमियत तस्लीम करके इलाके में अमन कायम रख सकें। महाराजा रंजीत सिंह ने 1819 में जब डेरा गाजी खान पर कब्जा किया तो लाल खान नकानी, जो कि अपने कबीले का मासूल चीफ था, उसने खोसों के खिलाफ नवाब ऑफ बहावलपुर से मदद हासिल की। नवाब सादिक ऑफ बहावलपुर ने लाल खान की मदद के लिए 2000 अफराद की फौज भेजी। इस मौके पर खोसों की हमदर्दियां सिखों के साथ थीं। इस खौफनाक लड़ाई में लाल खान मारा गया और नवाब ऑफ बहावलपुर की फौजों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। नवाब ऑफ बहावलपुर ने शर्मिंदगी मिटाने के लिए गुलाम हैदर खान को मजबूर किया कि अमन सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में रह सकता है कि वो अपनी बेटी शादी के लिए नवाब खानदान को दे दे। ये मुतालबा नवाब ऑफ बहावलपुर ने ये जानते हुए किया था कि उसे इस मुतालबे के जवाब में इनकार का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। गुलाम हैदर ने मुश्किल वक्त में लगारियों, गुरचानियों और नकानियों से मदद मांगी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कबीले की बर्तरी कायम रखते हुए गुलाम हैदर नवाब ऑफ बहावलपुर के दस्तों के हाथों मारा गया। उसके बाद उनका बेटा कौड़ा खान खोसे कबीले का सरदार बना। उसने मजबूर होकर नवाब ऑफ बहावलपुर को अपनी बेटी शादी के लिए दे दी। उसके बाद नवाब ऑफ बहावलपुर ने सरदार गुलाम हैदर से तुमनदारी की जो सहूलतें छीनी थी वो कौड़ा खान को वापस कर दी। 1830 में कौड़ा खान राजा रंजीत सिंह के दरबार में हाजिर हुआ और उन्हें 1000 रुपया सालाना पेंशन दी गई। 1832 में मुल्तान के गवर्नर दीवान सावन मल के साथ कौड़ा खान मुकम्मल ताउन करते रहे हैं। बुजदारों और कितरानों ने सिखों के खिलाफ जो महाज लड़ाइयां शुरू कर रखी थी, कौड़ा खान की अमली ताउन से सावन मल घबरा गए कि कौड़ा खान की इतनी मेहरबानी क्यों है। ऐसा ऐसा दीवान सावन मल के साथ खोसों के माजी जैसे ताल्लुकात बरकरार न रहे और गलत फहमियां बढ़ती रहीं। जब एडवर्ड्स ने डेरा गाजी खान के इलाके की तरफ से मार्च किया तो कौड़ा खान ने अपने बेटे गुलाम हैदर खान को डेरा गाजी खान में अंग्रेजों की मदद के लिए भेजा। शहर का हुक्मरान लौंगा राम था जो दीवान सावन मल के मातहत था। गुलाम हैदर खान ने दूसरे हवारियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। इस लड़ाई में सिखों के 80 आदमी मारे गए। लौंगा राम को कैदी बना लिया गया और उसे एडवर्ड्स के हवाले कर दिया गया। कौड़ा खान एडवर्ड्स के साथ मुल्तान आया और उनके साथ 300 खोसे थे जिन्होंने सिखों का मुहासरा करके उन्हें शिकस्त दी। अब कौड़ा खान की पेंशन बढ़ाकर 2200 रुपए कर दी गई और उन्हें एक बाग तोहफे में दिया गया। बाद गुलाम हैदर को रसालदार बना दिया गया। गुलाम हैदर ने अपने कबीले के लिए गिरां कदर खिदमत सर इंजाम दी। नौकरी के दौरान वो खुद को एक अच्छा मुंतजिम साबित न कर सका। उनके मातहत ऐसे अक्सर नाला रहते थे। आखिरकार उसे नौकरी से जवाब दिया गया। उसे सैरो सियाहत और महम जोई का बहुत शौक था। इस शौक में उसने हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा छान मारा। कई मरतबा इस शौक में उसे घोड़े और जरूरी सामान अपने अखराजात पूरे करने के लिए फरोख्त करना पड़े। इसी शौक में उसने कबीले के मामलात में भी रहनुमाई न की। कौड़ा खान का सबसे बड़ा बेटा अहमद खान नशे का आदी था और इसी लत में उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। अहमद खान का बेटा सिकंदर खान तुमनदारी के मामलात की निगरानी करता रहा, लेकिन उसने भी खुद को अहल साबित न किया तो चीफ शिप गुलाम हैदर खान के बेटे सरदार बहादुर खान के हाथों चली गई। सरदार कौड़ा खान ने बहुत लंबी उम्र पाई थी। उन्होंने अपने पोते की दस्तार बंदी खुद अपने हाथों से की। सिकंदर खान जो नासमझदारी की वजह से तुमनदारी न चला सका था, जब उसको नजरअंदाज करके गुलाम हैदर खान के बेटे सरदार बहादुर खान को तुमनदारी दी गई तो उसे इस बात का शदीद रंज हुआ। कौड़ा खान की मौत तक वो खामोश रहा। उसके बाद क़यादत के मसले पर वो लड़ता झगड़ता रहा। 1857 में जब कबीले के हालात दिगरगुं हो गए तो तुमनदारी का निजाम कोटा वार्ड में चला गया। क्योंकि फालिज के हमले की वजह से सरदार खान भी तुमनदारी के काबिल न रहा। उसने 8 साल तक कबीले का निजाम चलाया। सिकंदर खान ने अब खुद को अहल साबित करना शुरू कर दिया था। उसने 1862 और 63 में अपने खर्चे पर जमीनों को सैराब करने के लिए नहर खुदवाई। एक और नहर फजल अली खान लुंड चीफ ने बनाई थी। 1881 में दोनों नहरों पर हुकूमत ने कब्जा कर लिया, जिसके एवज सिकंदर खान को 500 एकड़ अराजी और सरदार बहादुर खान को 300 एकड़ अराजी गई। सरदार बहादुर खान को ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और सूबाई दरबारी भी बना दिया गया। वो 1906 में फौत हुए। उसकी कोई औलाद न थी। तुमनदारी सिकंदर खान के बेटे मुबारक खान को मिल गई। वो 1906 से 1916 तक तुमनदार रहे। वो सूबाई दरबारी की लिस्ट में भी शामिल थे। उसकी भी कोई औलाद न थी। उनके कजन सरदार गुलाम हैदर तुमनदार बने। वो तुमनदार के दौरान सूबाई दरबारी खान बहादुर ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और सब जज की जिम्मेदारियों से ओहदा बराबरी होते रहे। उन्होंने 1936
جس میں سیاسی وجوہات کی بنا پر اپنے سب سے بڑے بیٹے سردار دوست محمد کو تمنداری دے دی۔ اس وقت سردار دوست محمد کی عمر صرف 26 سال تھی۔ وہ بارڈر ملٹری پولیس میں دفعہ تھے۔ اس نے اپنی ناتجربہ کاری کے باوجود قبیلے کا بھرپور اعتماد حاصل کیا۔ انہیں آنریری مجسٹریٹ کی اتھارٹی بھی دی گئی۔ کھوسا سرداروں کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ زیادہ تر سرداروں کے ہاں اولاد نورینہ نہ ہوتی تھی۔ سردار حیدر خان کے زمانے میں تمنداری انتہائی زوال کے دور میں تھی اور اس پر بہت سارا قرضہ بھی واجب ہو گیا، جس کی وجہ سے تمنداری کوٹا وارڈ میں چلی گئی۔ سردار دوست محمد کے ہاں سب سے بڑے بیٹے سردار ذوالفقار علی کھوسا نے 1982 میں کامیابی حاصل کی۔ 1951 میں کھوسا خاندان کے بزرگ سردار عطا محمد کھوسا صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ ڈیرہ غازی خان کی سیاست پر لغاریوں اور مزاریوں کا ہی سیاسی تسلط قائم رہا ہے، لیکن سردار ذوالفقار علی کھوسا نے سیاسی وابستگیاں مزاری خاندان سے استوار رکھی۔ 1972 میں وہ جماعت اسلامی کے امیدوار کی حیثیت سے منتخب ہوئے۔ بلک شیر مزاری اور نصر اللہ دریشہ کے ساتھ پیپل پارٹی میں چلے گئے۔ جب پیپلز پارٹی اقتدار سے الگ ہوئی تو مزاری گروپ نے پیپلز پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ سردار ذوالفقار علی کھوسا بھی پیپل پارٹی سے علیحدہ ہو گئے۔ 1983 اور 1987 کے بلدیاتی انتخابات میں کھوسا خاندان نے نمایاں ہونے کی ایک بار پھر بھرپور کوشش کی، جس میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ سردار ذوالفقار علی کھوسا 1985 میں صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ جب میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تو انہوں نے انہیں وزیر بنا لیا۔ مارشل لا دور میں مسلم لیگ کی بحالی ہوئی تو ذوالفقار علی کھوسا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ سردار ذوالفقار علی کھوسا کے علاوہ 1985 میں ان کے کزن امجد فاروق کھوسا بھی کامیاب ہوئے۔ 1988 میں سردار ذوالفقار علی کھوسا نے پیپلز پارٹی کے سردار عالم خان کھتران کو شکست دی تھی۔ سردار محمد احمد کھوسا بھی اسلامی جمہوریہ اتحاد کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے۔ حالانکہ پیپل پارٹی نے کھوسا خاندان کے بڑھتے ہوئے سیاسی اثر و رسوخ کو تقسیم کرنے کے لیے سردار صلاح الدین کھوسا کو ٹکٹ دیا تھا، جس میں پیپل پارٹی کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1990 میں کھوسا خاندان نے اپنی برتری برقرار رکھی۔ البتہ سردار ذوالفقار علی کھوسا نے پہلی بار اپنے بیٹے سیف الدین کھوسا کو 1990 کے انتخابات میں متعارف کروایا تھا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ البتہ کھوسا خاندان نے 1991 کے بلدیاتی انتخابات میں لغاری خاندان کا برسوں پرانا اقتدار ضلع ڈیرہ غازی خان سے ختم کر دیا۔ 1992 میں سردار ذوالفقار علی کھوسا کا بیٹا سیف الدین کھوسا 33 ارکان کی رائے اپنے حق میں کر کے بھاری اکثریت سے ضلع کونسل کے چیئرمین منتخب ہو گئے۔ ان کے مد مقابل لغاری گروپ کے امیدوار سردار شبیر خان لغاری سمیت 10 ارکان نے اجلاس میں شرکت نہ کی۔ بلدیہ کی قیادت بھی کھوسا خاندان کے ہاتھ میں رہی۔ سردار دین محمد خان کھوسا چیئرمین بلدیہ منتخب ہو گئے۔ لغاریوں کی 12 سالہ بلدیاتی برتری کا خاتمہ بھی کھوسا خاندان کے ہاتھ